नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार भूगोल की प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। भूगोल के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है विश्व के भूगोल पर। और विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, आपके हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रख के बनाई गई है। उन सभी को ध्यान में रख कर प्रश्नों को तैयार किया गया है, जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके, आपको आपकी सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी जुड़े। चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सॉरी। तो सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। शुरुआत से अंत तक वीडियो को स्किप किए जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपकी आंखों से छूट जाता है और अगर वो प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शहर और उसका स्थान सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। एक तरफ शहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है कि वो कहाँ पड़ता है। तो आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है नापाली तट यानी हवाई, सिंक टेरे इटली, लोफोटेन द्वीप स्वीडन, ग्रेट ओशन रोड ऑस्ट्रेलिया। कौन सा तटीय शहर है और उसका स्थान दिया हुआ है जो सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए नापाली तट की तो ये हवाई में है, बिल्कुल सही है। सिंक टेरे इटली में है। लोफोटेन द्वीप की बात करें तो ये स्वीडन में नहीं है दोस्तों, ये नॉर्वे में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ग्रेट ओशन रोड ऑस्ट्रेलिया ये सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो है लोफोटोन द्वीप जो कि स्वीडन में है, ये गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों, क्योंकि स्वीडन में नहीं, ये नॉर्वे में है, याद रखिएगा, ये नॉर्वे में है। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। बस समझ में दोस्तों। प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आपका विकल्प है माउंट टुकोनो, माउंट रेनियर, माउंट सेमेरू, माउंट एरेबस। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। माउंट टुकोनो, माउंट रेनियर, माउंट सेमेरू, माउंट एरेबस। तो पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है माउंट एरेबस। कौन सा है दोस्तों, माउंट एरेबस ज्वालामुखी सबसे दक्षिण सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। माउंट एरेबस की बात करें तो अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल की जो निचली परत होती है इसको गर्म करने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ए विकल्प है सूर्य तप, बी विकल्प है विकिरण, सी विकल्प है चालन और डी विकल्प है संवहन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कि कह रहा है वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कौन सा प्रक्रिया है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो महत्वपूर्ण होता है। सूर्य तप, विकिरण, चालन, संवहन। तो पृथ्वी की सतह सूर्य के विकिरण से गर्म होती है और फिर यह गर्म सतह संवहन प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है, जिससे ऊष्मा का संचरण होता है। तो प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, तो संवहन। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प, डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें पृथ्वी की सतह किस कारण से गर्म होती है, सूर्य के विकिरण से गर्म होती है। अगला प्रश्न क्या है, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रिचमीर, माउंट एकाकागुआ, माउंट एल्ब्रस, माउंट मैकिन्से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रिचमीर, माउंट एकाकागुआ, माउंट एल्ब्रस, माउंट मैकिन्से। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिलेंगे, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। अगर हम आपके साथ लगे हुए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। आप यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुँचेंगे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का वादा है कि आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाएगा। तो काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रिचमीर, माउंट एकाकागुआ, माउंट एल्ब्रस, माउंट मैकिन्से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माउंट एल्ब्रस। क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस कौन से विकल्प में दे रहा है? तो सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माउंट एल्ब्रस की बात करें तो इसकी ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? ये मानी जाती है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एल्ब्रस। कौन सी दोस्तों? माउंट एल्ब्रस। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विकल्प है कंचनजंगा पर्वत, गार्डविन आस्टीन, कैलाश पर्वत, मैकिन्ले पर्वत। पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत, गार्डविन आस्टीन, कैलाश पर्वत, मैकिन्ले पर्वत। क्या दोस्तों? K2 को ही गार्डविन आस्टीन कहते हैं। तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गार्डविन आस्टीन है, यानी कि K2 है। तो आपका यहाँ से बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 किलोमीटर है दोस्तों। 8,611 किलोमीटर है, ठीक है। और यह काकाकोरम पर्वत श्रृंखला में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, ठीक है। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। और इम्पोर्टेंट प्रश्न, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, अरब थार, कालाहारी। दोस्तों ये तो आप देखते ही उत्तर दे सकते हैं कि इस एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अरब रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये अरब रेगिस्तान है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? अरब रेगिस्तान। अरब रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और यमन आदि देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अरब रेगिस्तान इसका सही उत्तर होगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान दोस्तों। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा की दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प है बैरोमीटर, थर्मामीटर, वेदर वेन या हाइग्रोमीटर। लाजवाब प्रश्न। हवा की दिशा को बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका विकल्प है बैरोमीटर, थर्मामीटर, वेदर वेन, हाइग्रोमीटर। तो हवा की दिशा को मापने के लिए दोस्तों वेदर वेन का प्रयोग करते हैं। किसका? वेदर वेन, ठीक है। हवा की दिशा को मापने के लिए वेदर वेन का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह सामान्यतः इमारतों के ऊपर लगाया जाता है और हवा के बहाव की दिशा दिखाता है, ठीक है। इसे विंड वेन, पवनदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और अगर हम वेदर वेन की बात करें तो वेदर वेन को कई नामों से भी जाना जाता है। इसको पवनदर्शी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं?
पवनदर्शी हो सकता हो आपके एग्ज़ाम में किसी और नाम से मिल जाए, तो इसे क्या कहते हैं? पवनदर्शी। अगला प्रश्न है, पनामा और कोलंबिया के बीच कौन सा जल निकाय स्थित है? पनामा और कोलंबिया के बीच कौन सा जल निकाय स्थित है दोस्तों? आपके विकल्प हैं पेनास की खाड़ी, पारिया की खाड़ी, डेरियन की खाड़ी, वेनेजुएला की खाड़ी। पनामा और कोलंबिया के बीच कौन सा जल निकाय स्थित है? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, पनामा और कोलंबिया के बीच जो जल निकाय स्थित है वो है डेरियन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दोस्तों? डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी स्थित है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेरियन की खाड़ी पनामा और कोलंबिया के बीच स्थित है। यह कैरिबियन सागर का हिस्सा है। ये जो डेरियन की खाड़ी है ये किसका हिस्सा है? तो ये कैरिबियन सागर का हिस्सा है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कैरिबियन सागर का हिस्सा है। इसका कैरिबियन, ठीक है दोस्तों, तो ये कैरिबियन सागर का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका की तटरेखा कौन से दो जल निकाय बनाते हैं? कोस्टा रिका की तटरेखा कौन से दो जल निकाय बनाते हैं? आपका विकल्प है भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर, लेब्राडोर सागर और एजियन सागर, पीला सागर और दक्षिणी महासागर। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। कोस्टा रिका की तटरेखा कौन से दो जल निकाय बनाते हैं? भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर, लेब्राडोर सागर और एजियन सागर, पीला सागर और दक्षिणी महासागर। तो कोस्टा रिका की बात करें तो कोस्टा रिका प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दो निकायों को बनाता है दोस्तों। किसको बनाता है? एक प्रशांत महासागर को, दूसरा कैरिबियन सागर को बनाता है। ठीक है, तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित है। इसकी तटरेखा पूर्व में कैरिबियन सागर से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरी है। इस कारण ये दोनों महासागरों से जुड़ा हुआ देश माना जाता है। कोस्टा रिका कहाँ स्थित है? तो कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, मिडिल अमेरिका में स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न आपने क्या देखा था दोस्तों? कोस्टा रिका की तटरेखा कौन से दो निकायों को जोड़ती है या बनाती है? तो ये प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को बनाती है दोस्तों। ठीक है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये स्थित कहाँ है? तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा होता है? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय खाइयाँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न को उत्तर दीजिए दोस्तों विकल्पों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से महासागर की, तो महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा होता है? तो महासागरीय खाइयाँ होती हैं दोस्तों। कौन सी होती हैं? महासागरीय खाइयाँ। उनका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? सबसे प्रसिद्ध गहरी है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी लंबाई कितनी है? ये कह लीजिए गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे गहरा है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो महासागरीय खाइयाँ महासागर का सबसे गहरा भाग होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से गहरे समुद्र तल के अत्यंत समतल और आकृतिहीन मैदान हैं? निम्नलिखित में से गहरे समुद्र तल के अत्यंत समतल और आकृतिहीन मैदान कौन से हैं? विकल्प आपका है मध्य सागरीय कटक, खाइयाँ, अथाह मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ। जवाब प्रश्न है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और अक्सर आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में हर कोशिश करेगा दोस्तों, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको ज़रूरत है तो धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की। तो निम्नलिखित में से कौन से गहरे समुद्र तल के अत्यंत समतल और आकृतिहीन मैदान हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अथाह मैदान। क्या होता है दोस्तों? अथाह मैदान। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अथाह मैदान। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अथाह मैदान महासागर के गहरे तल पर स्थित बहुत ही समतल और विस्तृत मैदान होते हैं। यह आमतौर पर इनकी गहराई कितनी होती है? 3000 से, इनकी गहराई कितनी होती है दोस्तों? 3000 से 6000 मीटर होती है, याद रखिएगा। 3000 से 6000 मीटर होती है इनकी गहराई। ठीक है दोस्तों, मीटर। ठीक, सी विकल्प सही हो गया, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर गहराई के बीच महासागरों के ऊर्ध्वाधर भाग में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 300 से 1000 मीटर गहराई के बीच महासागरों के ऊर्ध्वाधर भाग में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को दर्शाता है? आपका विकल्प क्या है? आइसोबार, आइसोहेलाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। दोस्तों हेलोक्लाइन वह परत होती है जहां समुद्र के तल में गहराई के साथ लवणता तेजी से बढ़ती है। ठीक है। थर्मोक्लाइन की बात करें तो तापमान में तेजी से परिवर्तन की परत होती है। आइसोहेलाइन की बात करें तो समान लवणता रेखा होती है और आइसोबार समान दाब वाली रेखा होती है। यहाँ से पूछ रहा है कि 300 से 1000 मीटर गहराई के बीच महासागरों के ऊर्ध्वाधर भाग में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों हेलोक्लाइन। क्या हो जाएगा? हेलोक्लाइन। तो सही विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए सशर्त हैं? सशर्त यानी शर्त है। पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उथल पानी जिसकी गहराई 50 मीटर से कम हो। ये आपके दो कथन हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या ना तो एक या ना तो दो। तो प्रवाल भित्ति के निर्माण की बात करें तो उनकी शर्त में पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भित्तियों के निर्माण के लिए जो पानी का तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना आवश्यक है। पहला गलत हो जाएगा। उथल पानी जिसकी गहराई 50 मीटर से कम हो, बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा बी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? उथली गहराई वाली पृथक ऊंचाई क्या है? विकल्प है एटोल, शोल, रीफ, ट्रेंच। एटोल की बात करें तो प्रवाल भित्ति से बनी वृत्ताकार द्वीप संरचना होती है। शोल की बात करें तो शोल क्या होती है? तो शोल का अर्थ होता है समुद्र या झील के तल की ऐसी उथली गहराई वाली पृथक ऊंचाई जो अक्सर रेत, गाद या पत्थरों के जमाव से बनती है, शोल। रीफ की बात करें तो समुद्र में प्रवाल चट्टानों से बनी उथली संरचना होती है। ट्रेंच महासागर। ठीक है दोस्तों, ट्रेंच का संबंध किससे होता है? तो ट्रेंच का संबंध होता है दोस्तों महासागर का सबसे गहरा भाग होती है। तो यहाँ बात हो रही है उथली गहराई वाली पृथक ऊंचाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शोल दोस्तों। क्या हो जाएगा? शोल, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरीय जल की लवणता के बारे में सही है? पहला कथन है कि समुद्री जल का घनत्व तापमान, लवणता की मात्रा और गहराई के साथ बदलता रहता है, गहरे पानी का घनत्व कम होता है। तो पहले दोस्तों अगर बात करें समुद्री जल का घनत्व तापमान, लवणता की मात्रा और गहराई के साथ बदलता रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। गहरे पानी का घनत्व कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पहला ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महासागर की कौन सी परत और घनत्व सही सुमेलित है? सतह परत की बात करें तो उच्चतम घनत्व, पिनोक्लाइन परत की बात करें तो तीव्र घनत्व प्रवणता, गहरी या निचली परत सबसे कम लेकिन एक समान घनत्व। कौन सा इसमें से सही है? सतह परत की बात करें दोस्तों तो उच्च घनत्व, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये निम्न घनत्व होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि सतह पर का तापमान ऊंचा होता है और लवणता अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए घनत्व सबसे कम होता है, न कि उच्चतम होता है। पिनोक्लाइन की बात करें तो तीव्र घनत्व वाले प्रवणता में ये बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला भैया दोस्तों गहरी या निचली परत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गहरी पर सबसे कम लेकिन एक समान घनत्व, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, तो केवल बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागरीय जल की लवणता और ऊर्ध्वाधर विवरण के बारे में सही है। पहला क्या कह रहा है, उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने के साथ लवणता भी बढ़ती है, भूमध्य रेखा पर सतह पर लवणता अधिक है। उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने के साथ लवणता बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भूमध्य रेखा पर सतह पर लवणता अधिक है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो दूसरा किस में दे रहा है, बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्ला डे ला जुवेंटुड किस देश में स्थित है। पुर्तगाल, मैक्सिको, क्यूबा, स्पेन। इस प्रश्न पे हमने अगले पहले भी डिस्कशन कर रखा है दोस्तों। तो इस्ला डे ला जुवेंटुड जो है ये क्यूबा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, क्यूबा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के चरणों और उनकी विशेषताओं को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रथम चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का चरण होता है। दूसरा चरण घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर का चरण होता है। तीसरे चरण की बात करें तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का चरण होता है। चौथा चरण निम्न जन्म दर और मृत्यु दर का चरण होता है दोस्तों। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो प्रथम चरण तो सही है दोस्तों कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा चरण घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर, ये भी सही है। तीसरा चरण उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये भी सही है। चौथा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है, जनसंख्या स्थिर या घटने लगती है, इसलिए से ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखते कौन से ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फैंग लोग किस क्षेत्र के स्वदेशी समुदाय हैं। विकल्प अफ्रीकी, कैरिबियाई, इंडो मलायन, दक्षिण अमेरिका। फैंग लोग यानी कि फैंग पीपल मुख्य रूप से किस क्षेत्र के स्वदेशी समुदाय हैं। आपके विकल्प हैं अफ्रीकी, कैरिबियाई, इंडो मलायन, दक्षिणी अमेरिकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीकी। ये केंद्रीय अफ्रीका में पाए जाते हैं, विशेषकर इक्वाटोरियल गिनी, गेबान और कैमरून में वे अफ्रीकी जनजातियों में से एक प्रमुख समूह है। तो क्या हो जाएगा, अफ्रीकी में। ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, किस देश में वर्तमान में विश्व की पहली गंदी वायु मृत्यु की जाँच की जा रही है। किस देश में वर्तमान में विश्व की पहली गंदी वायु मृत्यु की जाँच की जा रही है। पहला कह रहा है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, यूएई। दोस्तों जिस देश में वर्तमान में विश्व की पहली गंदी वायु मृत्यु की जांच की जा रही है वो है यूके। क्या है दोस्तों, यूके। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा देश टिग्रिस नदी का मुहाना बनाता है। विकल्प है तुर्की, सीरिया, इजराइल, इराक। टिग्रिस नदी की बात करें तो मेसोपोटामिया क्षेत्र से होकर बहती है और इराक में सत्त अल अरब बनाकर अर्ध गल्फ में गिरती है। इसकी इराक टिग्रिस नदी का मुहावरा बनाने वाला देश है। तो कौन सा देश है जो टिग्रिस नदी का मुहावरा बनाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों इराक। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपका विकल्प है कैस्पियन, बल्क्स, इसिक, आलाकुल। समझ में आए दोस्तों, कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन है।
कैस्पियन है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल संपत्ति है। इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा देश गुयाना के साथ भूमि सीमा साझा करता है? फ्रांस, कोलंबिया, पनामा, सूरीनाम। कौन सा देश है जो गुयाना के साथ भूमि सीमा साझा करता है? फ्रांस, कोलंबिया, पनामा, सूरीनाम। तो गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। पहली बात तो गुयाना कहाँ स्थित है ये याद रखिएगा। तो गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उससे पूछा जा सकता है गुयाना कहाँ स्थित है, तो गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पड़ोसी देश सूरीनाम, ब्राज़ील और वेनेजुएला। कौन सा देश गुयाना के साथ भूमि साझा करता है? तो यहाँ पे सूरीनाम दिया हुआ है दोस्तों। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा ब्राज़ील और वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा और वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कौन से दो देश हैं जो नागी मिलिक पर्वत के स्थान को साझा करते हैं? विकल्प है हंगरी और ऑस्ट्रिया, दूसरा विकल्प है हंगरी और स्लोवाकिया, तीसरा है हंगरी और रोमानिया, डी विकल्प है हंगरी और क्रोएशिया। तो दोस्तों जो दो देश नागी मिलिक पर्वत के स्थान को साझा करते हैं वो है हंगरी और स्लोवाकिया। कौन से? हंगरी और स्लोवाकिया। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय पर। आपको बता दूं दोस्तों कि रात में 8 बजे हमारा जो है वो इतिहास का डिस्कशन चलता है और सुबह के 11 बजे हमारा भूगोल का अध्ययन चलता है। तो आप दोनों क्लासों को जरूर ज्वाइन करें। दोनों सब्जेक्टों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी इसे स्किप मत करें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब सिलेक्शन पाएंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।